जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं मुझे यानी सौरभ को। और पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने बात करी थी अनुच्छेद 43 तक और डिटेल में उसको पढ़ा था, कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बने थे वो भी मैंने आपको बताया था। वही सीरीज़ हम आगे जारी रखेंगे और समझेंगे 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 और 51 तक। और ऐसे इस तरीके से पढ़ेंगे और आज ख़त्म हो जाएगा भाग 4। फिर इसके बाद चलेंगे भाग 5 पे। भाग 5 को समझने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपको चीज़ें बहुत लेंथ में लेके जाके नहीं बता रहा हूँ, मतलब इतना लेंथ में नहीं लेके जा रहा हूँ कि ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत हो जाए, मतलब आप उसमें कन्फ्यूज हो, अच्छा इसका मतलब ये वो, मतलब ऐसा नहीं। मैं उतने तक लेके जा रहा हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लेवल पे। आपका लेवल का मतलब आप अगर टेट की तैयारी करते हैं तब, आप अगर सीटेट की तैयारी करते हैं तब, और अगर आप पेट की तैयारी करते हैं तो, इतने एग्जाम्स वनडे एग्जाम्स तैयारी करते हैं तो यहाँ ये पर्याप्त है वनडे एग्जाम्स के लिए। निश्चिंत रहिएगा कि एक लाइन में लिख दिए हैं तो बस इतनी का नहीं, उसके पीछे जो मैं समझाता हूँ वो लॉजिकल समझिएगा। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करेंगे। और अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे फिर बहुत मज़ा आने वाला है। दूसरी चीज़ है कि अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, ताकि आराम आराम से सब कुछ मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। अनुच्छेद 44। देखिए, अनुच्छेद 44 है, समान आचार संहिता लागू होने का प्रयत्न करेगा कौन? कौन करेगा? राज्य करेगा। देखिए, अनुच्छेद 4 जो नीति निर्देशक तत्व है या राज्य का नीति निर्देशक तत्व जिसे हम कहते हैं, उसमें पूरा पूरा काम जो करेगा वो राज्य करेगा। पूरी पूरी जिम्मेदारी राज्य की होगी, राज्य की ही सब कुछ करेगा अगर वो चाहेगा तो। अगर वो चाहता है कि नहीं करना तो फिर नहीं करेगा, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो ध्यान रखेंगे, राज्य क्या चाहता है? समान आचार संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भारत के किस राज्य में लागू है समान आचार संहिता, तो ये सिर्फ गोवा में लागू है। कहाँ पे लागू है? गोवा में। एक ही राज्य है पूरे भारत में जिसमें समान आचार संहिता लागू है। तो आपको याद रखना, अगर ये कहता है कि समान आचार संहिता कहाँ पे लागू है तो वो है गोवा। और अनुच्छेद 44 में बात की गई है। अच्छा, चलिए अनुच्छेद 45 में, और इसको अनुच्छेद 45 को सबसे पहले आप IMP बनाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। अनुच्छेद 44 नहीं पूछा गया, अनुच्छेद 45 पूछा गया है, तो अनुच्छेद 45 को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 45 पूछा गया है, बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। मतलब बालकों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा पाना जरूरी है, और वो शिक्षा कैसी होगी? निःशुल्क होगी, मतलब फ्री में सरकार आपको पढ़ाएगी। अब समझिएगा, दोनों चीज़ को समझिएगा। सरकार इसके पहले आपको क्या व्यवस्था देती? प्रसूति की व्यवस्था देती थी कि कोई लड़का पैदा होता है या कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी। अब जब वो बड़ा हो गया तो उसे पढ़ाने और लिखाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। लेकिन अगर वो सरकार व्यवस्था आपको दे रही है तो व्यवस्था लेने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। सरकार आपके घर आके नहीं पढ़ाएगी। लेकिन आप अगर सरकार स्कूल में जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं पढ़ने, तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि आपको पूरे तरीके से पढ़ाएगी। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सरकार क्या करेगी? बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये चीज़ जोड़ी गई और बताई गई कि इस संविधान के बाद संविधान संशोधन 86वां, याद रखेंगे, 86वां संविधान संशोधन कब किया गया? कब किया गया? 2002 में किया गया 86वां संविधान संशोधन। एक से गधा बैठे रहते हैं ऑफलाइन वाले में। ठीक है, बालकों को ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, एकदम रट लेंगे। क्या पूछा जाएगा कि बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया? एकदम हेडलाइन के तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 45 जिसमें ये कहा बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। और ये चीज़ कब जोड़ी गई? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ी गई। अच्छा, 2002 के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो एक बार और आपने अनुच्छेद 21 में भी बताया था। हाँ ठीक है, वहाँ भी बताया था मैंने। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, थोड़ा सा अंतर है इसमें। ये कहा गया है जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है, जब बालक पैदा होता है, मतलब जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, कहाँ से? उसके जन्म से लेकर 6 वर्ष तक
पूरी देखभाल कौन करेगा? राज्य करेगा। मतलब कहेंगे कि सर 6 साल की उम्र में तो सरकार तो कोई प्लान नहीं चलाती है। आपको पता होना चाहिए, जो आपके गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं उनका ये दायित्व बनता है कि जैसे ही आप चाहेंगे कि वो मेरे बच्चे को पढ़ाएं, उन्हें समझाएं कि कैसे क्या होता है, तो आपका बच्चा एक में शायद एडमिशन नहीं होगा, उसके एक वाले जो होता है ना, आपने जो सरकार उसमें प्राइवेट में आप पढ़ते हैं तो होता है कि LKG और UKG। तो LKG और UKG वाली जो व्यवस्था होती है वो इसलिए कि बच्चा समझ जाए कि हमें अब आगे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी व्यवस्था समझने के लिए LKG UKG बनाए। वैसे ही सरकार क्या करती है भाई, 5 साल के बाद तो 1 2 3 4 में पढ़ेगा वो, 5 साल के पहले मतलब 5 से 6 साल के पहले तो बच्चे के अंदर वो भावना तो जगाएं पढ़ने वाली कि पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। वो जागरूक करने के लिए स्कूल जाना अच्छा होता है, स्कूल में मास्टर मास्टराइन आते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, वहाँ कपड़ा मिलता है, ये भावना बच्चे में पैदा हो इसके लिए आंगनवाड़ी व्यवस्था की जाती है। वो अलग तरीके से बच्चों की देख रेख, उन्हें खाना खिलाना पिलाना सब कुछ वो करती हैं जब तक स्कूल खुला रहता है। मतलब स्कूल की टाइमिंग होती है, वो बहुत पूरे शाम तक वो लोग नहीं रहते, वो 2-3 घंटे के लिए सुबह में एक भेड़ी बच्चों को लेके जाती हैं, 8-10 बच्चों को, अपना उसी में दरवाज़ा खोलती हैं, थोड़ा उन्हें जो थोड़ा बहुत बताना होता समझाना होता, तो फिर 1-2 घंटे बाद खाना खिला के घर चली जाती, इतना ही काम होता है। तो वो काम कौन करेगा? राज्य ऐसी व्यवस्था देगा। ठीक है, तो यहाँ कहाँ किसकी बात की गई है? 1 से 6 वर्ष, और जो हमने वहाँ बताया था आपको अधिकार वाले में, वहाँ हमने बताया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा। वहाँ अनुच्छेद 21 में हमने बताया था कि 6 से 14 वर्षों में निःशुल्क की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ 1 से 6 के लिए, दोनों में अंतर अब क्लियर हो गया होगा आपका। तो बालकों का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान वहाँ भी था, लेकिन वहाँ 6 से 14 वर्ष तक था, जबकि 1 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए व्यवस्था कहाँ की गई है? अनुच्छेद 45 में। तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे सर वहाँ भी निःशुल्क व्यवस्था, यहाँ भी निःशुल्क व्यवस्था, दोनों में अंतर बस है कि यहाँ 1 से 6 वर्ष के लिए, वहाँ 6 से 14 वर्ष के लिए। तो क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि ST शेड्यूल कास्ट और ST, ठीक है, ये इन दोनों और जो अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों का ख्याल रखना है। अब कौन रखेगा? तो देखिएगा, जाहिर सी बात है, ख्याल कौन रखेगा ख्याल जी? राज्य रखेगी। कौन रखेगा? राज्य रखेगी। किसका ख्याल रखेगी? जो हमारे SC के अंतर्गत जितनी भी जातियां आती हैं, ST के अंतर्गत जितनी भी जातियां आती हैं, उसके साथ साथ जो अन्य दुर्बल वर्ग होंगे, जो और भी, जैसे अब EWS वाले भी इसमें शामिल हो गए हैं, तो EWS वाले, उनके लिए शिक्षा और आर्थिक हित, मतलब पढ़ाई तो सरकार देगी कि पढ़ना है आपको, आराम से पढ़िए, सरकार देगी, लेकिन उनके लिए आर्थिक हितों की रक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब अगर लड़का पढ़ रहा है तो उसे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? ताकि वो प्रोत्साहित हो और आगे पढ़ने के लिए। तो ये काम सरकार करेगी। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ये बताया गया है कि ST हो, जो अन्य OBC या EWS वाले आते हैं, उनकी शिक्षा और आर्थिक हितों का ख्याल राज्य रखेगी। तो ये भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आते हैं 1946, और 1946 नहीं है, अनुच्छेद 47 है। अब इसे IMP बनाइएगा। ठीक है, अनुच्छेद 47 पोषाहार एवं लोक व्यवस्था की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। पोषाहार, मिड डे मील योजना कौन चलाएगी? राज्य सरकार चलाएगी। उसको पैसा देने का काम कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। इसका मतलब है कि राज्य सरकार आपके लिए वो सब काम करेगी जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। ठीक है, क्या हो? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि पोषाहार की व्यवस्था कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी अपने नाम से। लेकिन अब हो सकता है राज्य सरकार विदेश से पैसा मंगाए, कहीं से पैसा मंगाए, उससे क्या मतलब? हमें व्यवस्था चाहिए। दूसरी है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगी, मतलब वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे वहाँ के नागरिकों पे गलत प्रभाव पड़े, गलत तरीके से वो प्रभावित हों। जैसे अगर मान लीजिए मद्य निषेध और शराबबंदी अगर सरकार नहीं करती है, मार गुटखा पुकार, सिगरेट और सिगार चलाती है, शराब पीने पे कोई पाबंदी नहीं है, पियो बर्बाद हो जाओ, ख़त्म हो जाओ, तो एक चीज़ बताओ, कितने मजदूर वर्ग तो एकदम ख़त्म हो जाएगा। पी के कमाना एक दिन में 300 है, 400 के साथ दारू पी जाएगा, 100 रुपया सर एक्स्ट्रा। वो पीने वालों में ऐसी व्यवस्था होती है कि आज तुम पिलाओ, कल हम पिलाएंगे, परसों वो पिलाएगा, बस
पीना पीना पीना, और पीने के चक्कर में बेचारे ख़त्म हो जाते हैं, पूरी व्यवस्था ख़त्म हो जाती है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये नशा को बंद करवाए और जहाँ तक हो सके शराब को भी बंद करवा दे। बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अपने यहाँ शराब बंद कर दिया। बिहार में देखते हैं, बिहार वाले आते हैं यूपी में पी के जाते हैं, यूपी में बंद नहीं है, क्योंकि शराब ना बंद होने के कई कारण हैं ना। शराब से बहुत बड़ी आय होती है सरकार को, मतलब शराब से ही सरकार बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है। मतलब अगर आप कभी आसपास के ठेके पे जाइए और पता कीजिए कि उस ठेके का एक दिन की आय क्या है, सिर्फ एक दिन की आप पाएंगे लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपया, सिर्फ एक दिन का, ज़्यादा भी हो सकता है। ये सिर्फ एक दिन की बात बता रहा हूँ। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो महीने भर की आय सिर्फ एक ठेके से इतनी जाती होगी। और मान लीजिए कोई फेस्टिवल पड़ गया, होली वगैरह पड़ गई, तब तो भैया फिर बातें समझ लीजिए कितनी कमाई होती होगी, ये आप भी जानते हैं। दूसरी चीज़, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ नशा मुक्त बनाए, मतलब पाबंदी लगा दे। जितनी भी नशीली चीज़ें हैं, शराब हो, चाहे गुटखा हो, पुकार हो, पान हो, सिगरेट हो, सिगार हो, इन सब पे सरकार पाबंदी लगा सकती है, चाहेगी थी। लेकिन सरकार खुदे चला खुदी, पैसा नहीं आएगा। शराब लो, पियो, बर्बाद हो जाओ, मर जाओ, क्या दिक्कत है, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है। अरे अभी 5 साल बाद तुम्हें वोट मांगने आ जाएंगे, भैया वोट दे देना। वोट दोगे तो, नहीं दोगे लो, पकड़ो 5,000 रुपया, 10,000 पकड़ो, पैसा लो, वोट दोगे तुम नहीं भाग सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतनी सोचने की क्षमता ही नहीं है। और सोचोगे ज़्यादा, दूसरा थपड़ा मार दिया जाएगा, जो सोच रहे बंद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सरकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि वो शराब बंद कर सकती है, नशा मुक्त बंद कर सकती है। मतलब अब समझिएगा, जो ये पोषण आहार सरकार देती है, सिर्फ खाने के लिए नहीं देती है, ये एकदम बेहतरीन डाइट होता है। मतलब अगर जो डाइट राज्य सरकार देती है कि इस दिन खिचड़ी बननी चाहिए, इस दिन दूध, इस दिन केला, इस दिन रोटी सब्जी, इस दिन पूड़ी, दाल और फल, जितना वो डाटा बना के देती है, जितने ग्राम का देती है, अगर सही में उचित मात्रा में उतना डाटा दिया जाए, उतना खाना बनाया जाए और उस तरीके से खिलाया जाए, तो बच्चे के अंदर जो कुपोषण की बीमारी होती है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया डाइट होता है। लेकिन अब उसे एक तो बनवाते नहीं है, बस ऐसे ही आप भी देखते होंगे, हम भी तो देखेंगे ट्रेनिंग के दौरान कि दाल का पता ही नहीं होता, सब्ज़ी में बस पानी और मसाला दिखता है, आलू का पता नहीं होता है, सोयाबीन का पता नहीं होता है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर जिस ग्राम में कि हाँ अगर 25 ग्राम सोयाबीन होनी चाहिए, 50 ग्राम पानी होना चाहिए, ऐसे मसाला इतना होना चाहिए, तेल इतना होना चाहिए, वो सब अगर डाल के बनाया जाए और एक बेहतरीन चीज़ बनाई जाए, और मैं बता रहा हूँ कभी भी कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं होगा। लेकिन सबको पैसा खाना है, दूसरे का हक मारना है, तो फिर बात अलग है। तो पोषण आहार, लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था कौन करेगी? सरकार करेगी। अब देखिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 48 में बात की गई है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, मतलब राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी किसके लिए? कृषि के लिए करेगी। दूसरी साथ किसके काम के लिए करेगी? पशुपालन के लिए। मतलब सरकार कहेगी कृषि भी करो, तो अगर कृषि कर रहे हो, अगर कुछ पैसा घट रहा है तो आओ हम तुम्हें कृषि के नाम पे लोन दे देंगे। और कृषि के नाम पे अगर लोन लेते हैं तो ब्याज दर कम होती है, बहुत न्यूनतम होती है। दूसरी, अगर पशुपालन कोई करते हो उसके लिए भी हम लोन आपको देंगे, बस आप पशुपालन करो। लेकिन एक विशेषता होती है, सरकार ये कहती है अगर दुधारू पशु है तो आप उसका वध नहीं कर सकते। समझ रहे? अब समझिएगा इसको। जो बूचड़ खाना होते हैं, बूचड़ खाना मतलब जहाँ पे पशु कटते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक नियमावली होती है, एक निर्देश होता है कि आप उन्हीं पशुओं का वध करेंगे, वही पशु काटे जाएंगे मांस के लिए जो दूध नहीं देते हों। अब कहेंगे सर तो इसका मतलब है कि वहाँ पे फीमेल नहीं कटती होंगी। हाँ सही बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ रोग के कारण फीमेल में कुछ डिफेक्ट आ जाता है और वो गर्भ धारण नहीं करती हैं। जब गर्भ धारण नहीं करेंगी तो दूध बंद हो जाएगा, और बहुत कोशिश के बाद भी उनमें ऐसी प्रक्रिया नहीं होती कि वो गर्भ धारण करें और दूध दें, नहीं होता। तो अब अगर वो एकदम बेकार हैं, बस आवारा पशु जैसे हैं, तो आप कर सकते हैं, उनकी कटाई हो सकती है। लेकिन अगर पशु दूध दे रहा है और स्वस्थ है, कभी भी उसका वध नहीं किया जाएगा। इस पर सरकार रोक लगा सकती है, और ये बात आप पूरे तरीके से जानते हैं योगी बाबा क्या किए हैं। मुख्यमंत्री जी तो यही किए हैं ना कि जितने भी सांड हैं सबको छोड़ दिया, जाओ किसानों को बर्बाद कर दो। किसान बर्बाद होगा तो हमारे पास आएगा, गिड़गिड़ाएगा, अरे साहब गलती कर दिए, हमारी फसल नष्ट हो गई, तो आएंगे दे देंगे 2-4 किलो 5 गेहूँ, लो खाओ जियो हमारे भरोसे, हमारे गुणगान गाओ। क्या मतलब है? बस वही है, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी?
दुधारू पशु और पशुपालन के लिए आपको पैसे देगी, आप व्यवस्था करेगी, लेकिन आप कभी भी दुधारू पशु का वध नहीं कर सकते हैं, ये गलत माना जाता है। राज्य सरकार इस पर नियम बनाइए, ठीक है। तो 48 भी आपको याद होगा। अच्छा, 47 आपने याद कर लिया कि पोषाहार सी चीज़ बताई गई है। अब 49 पे आते हैं। 49 को IMP बनाइएगा, नहीं सॉरी 49 नहीं 48A को IMP बनाइएगा। इसे कौन सा आर्टिकल 48A, इसमें कहा गया है कि आप पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। और कौन करवाएगी पर्यावरण का संरक्षण? राज्य सरकार करवाएगी। और राज्य सरकार कैसे करवाएगी? वो ये बोल देगी कोई किसी भी वन्य जीव को या फिर किसी भी वन को या फॉरेस्ट को, जंगल को आप कभी भी नष्ट नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर जी गाँव में कहाँ बड़ा बड़ा जंगल होता है, बात तो सही है, पेड़ तो होता है ना। तो राज्य सरकार कहती है कि आप कभी भी कोई भी हरा पेड़, स्वस्थ पेड़ नहीं काटेंगे, आप वही पेड़ काटेंगे जो सूख गया है। लेकिन देखिएगा रोड बनता है तो लाखों करोड़ों कट जाते हैं। अभी आपने जल्द फिलहाल सुना होगा कि कोल की माइनिंग होने वाली है, मतलब कोयले की खदान बनने वाली है, हीरे भाई कोयला वाले, ये तुम्हारा हीरा भी मिल सकता है। 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे। सोचिएगा वो 2 लाख पेड़ कितने दिन में हरे भरे हुए होंगे। अब 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे सिर्फ उसके लिए, कोयला के लिए। 2 लाख पेड़ लगाओ तब ना समझ में आए कि 2 लाख पेड़ लगता है और फिर बढ़ता कैसे है। काटना तो बहुत आसान होता है। तो राज्य सरकार ये कहेगी आप कोई भी पेड़ नहीं काटेंगे, किसी भी वन्य जीव को आप नहीं मारेंगे, ये राज्य सरकार कहेगी। बाकी मानने को कौन कितना मानता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब वन्य, जैसे वन की बात है, जंगल की बात आती है, पेड़ों क्या होता है कि पेड़ काटना आपको हरा प्रशासन भी जानता है, पुलिस वाले भी जानते हैं कि आप पेड़ काटेंगे तो आके वो पीट पाट देंगे, आपकी चालान कर देंगे। लेकिन आपको पता है कि जब तक वो आएंगे तब तक आप कुछ पैसा रख के बैठे रहते हो, ऐसे पकड़ो सर, ये पकड़ो, अरे जान दो सर एक ही पेड़ तो है। मतलब उन्हें पैसा मिल गया, वो खुश, पेड़ जाए कट जाए चाहे कुछ भी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए। देख रहे हैं आपने ऑक्सीजन की कोरोना में देखा होगा कितनी बुरी हाल हुई थी। तो राज्य सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करवाए। उसके लिए वो वन मतलब वन्य का मतलब वन, इसे समझ लीजिए, और वन्य जीवों को संरक्षण देने की बात करेगी। आप उसका वध नहीं करेंगे, लेकिन अगर अनावश्यक रूप से होगा तो आप कर सकते हैं। अब अनावश्यक मतलब कोई ऐसा जंगल था जो पूरा पेड़ सूख गया है तो आप उसे कटवा सकते हैं। आप कहेंगे सर जंगल मतलब वो सूख गया है पेड़, तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हरा भरा है तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे। आगे चलेंगे, देखिए अगली चीज़ है आर्टिकल 49। इसे क्या रखेंगे आप? IMP याद रखेंगे। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रीय स्मारक और स्थान और वस्तुओं का संरक्षण की बात की गई है? एकदम क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस अनुच्छेद में हमने राष्ट्रीय स्मारक, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण की बात कही है? तो आप सीधे सीधे जवाब देंगे अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात कही गई है। मतलब राष्ट्रीय स्मारक आप समझते होंगे कि जो वो सारनाथ से लिया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया, इनका संरक्षण आप करेंगे, ये आपका कर्तव्य है। सरकार कहेगी मानने के लिए, नहीं मानेंगे तो पिट वो करेगी। दूसरी चीज़ आगे आई, आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की अलग व्यवस्था की जाएगी। तो ये कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। अब कार्यपालिका का मतलब ये समझ लेगा कि विकास के लिए जो योजनाएं बनाएंगी वो अलग बनेंगी। अगर मान लीजिए कोई मार पिटाई या इस तरीके का हो जाता है न्याय वाली व्यवस्था, तो सरकार ये व्यवस्था करेगी, न्याय व्यवस्था अलग व्यवस्था बनाएगी और कार्य के लिए अलग व्यवस्था बनाएगी। तो आपको याद बस इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 50 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका किसकी? राज्य की अलग होगी। ठीक है, हाँ, दोनों अलग होंगी। ठीक है, अब देखिएगा आर्टिकल 51 पे बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 51 में बात करेंगे। आर्टिकल 51 में देखिए क्या कहा गया है। कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि करेंगे। अभिवृद्धि का मतलब बढ़ाएंगे, मतलब राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो, अशांति उत्पन्न हो। दूसरी चीज़ है उसकी सुरक्षा को कोई दिक्कत हो, मतलब ऐसी कोई योजना ना बना दीजिए अपने राज्य के लिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए नुकसानदायक हो जाए, ऐसा कुछ आप नहीं करेंगे। मतलब अब समझिएगा आपको क्या क्या याद रखना है। आपको याद रखना पोषाहार की व्यवस्था किस में की गई है, किस में की गई है, पर्यावरण संरक्षण की बात किस में की गई है, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था किस में की गई है, और साथ में एक और याद आप रखेंगे कि अनुच्छेद 45 में क्या याद रखा गया है। तो अब देखिए एक बार मैं फास्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। आपको
44 नहीं याद रखेंगे तो चल जाएगा, समाचार संहिता की बात है। 45 में कहा गया है कि बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 86 में संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, और उसकी बात क्या थी, इसमें 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की बात की गई है, ठीक है, और वहाँ पे अलग है। 46 ठीक है, याद है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 47 याद करेंगे, पोषाहार, पोषाहार का मतलब मिड डे मील योजना जो चलाई गई थी वो वाली। तो 48 याद रखेंगे, कृषि और पशुपालन, मतलब अगर वो ऐसे पूछता है कि दुधारू पशु का वध को रोकना किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे 48 में। दूसरा कहेगा पर्यावरण संरक्षण की बात किस में की गई है, तो 48A में की गई है। 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण की बात की गई है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर देना है, और 51 में ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से आप कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, आप हर एक ऐसा कानून या नियम बनाएंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति व्यवस्था और वहाँ की सुरक्षा बढ़े, ठीक है। मेरे हिसाब से आज का सेशन आपके लिए बढ़िया था, और इस सेशन के साथ अनुच्छेद 51 तक हम पहुंच गए, और इसके साथ साथ भाग 4 भी खत्म होता है, यानी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितनी भी बातें की गई थी वो समाप्त होती है, ठीक है। मेरे हिसाब से चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, थोड़ी सी बोरिंग नहीं होंगी, लेकिन आप थोड़ा सा लिख के पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। बोरिंग तो नहीं थी, ठीक है। मिलेंगे अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को जय।